वेरी गुड। देखो ये जो क्षेत्र है यही मराठवाड़ा क्षेत्र था, और ये जो तुम देख रहे हो ये स्टेट अहमदनगर का था। अच्छा हाँ, नहीं दिख रहा है। तो लास्ट क्लास में तुम मौजूद हो गए क्या? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो ये जो राज्य तुम देख रहे हो ये राज्य में यहीं पर इसी क्षेत्र में जो महाराष्ट्र क्षेत्र तुम देख रहे हो यहीं पर मराठवाड़ा क्षेत्र था। तो ये बीजापुर का जो राज्य था, बीजापुर के राज्य के समक्ष ये जो राज्य था, ये राज्य धीरे धीरे, जैसे अहमदनगर है तो पहले तो अहमदनगर था, तो अहमदनगर के अंतर्गत उन्होंने सेवा प्राप्त की। जैसे शिवाजी के पिताई थे शाहजी, तो जब अहमदनगर को शाहजहां जीत रहा था तो अहमदनगर में पहले भूमिका निभानी शुरू कर दी। उसको शिवाजी के समय उसने कई बार पक्ष अदला बदला, तो शिवाजी परख लिया कि बड़ा ही विली पॉलिटिशियन है। तो जब आपको याद होगा अहमदनगर बीजापुर से जब शाहजहां ने एक संधि की थी 1636 की संधि, याद होगा? हाँ, अब देखो इतना आप लोगों को याद है। तो वो जो संधि की थी तो उस संधि में उसने एक शर्त रखी थी, देखो भाई अगर आप तो अव्वल है कि शाहजी को अपनी सेवा में नहीं रखो, और शाहजी को अपनी सेवा में रखते हो तो उसको मुगल मोर्चे से, जैसे मुगल मोर्चे का मतलब इस साइड मत रखो, क्योंकि बीजापुर को 1/3 क्षेत्र ऐसे मिल गया था, याद होगा? आप कर्नाटक मोर्चे पर रखो, मतलब आप इस मोर्चे पर उसको नहीं रखो, इस मोर्चे पर रखो। अगर वो कुछ करेगा तो उधर। तब तक क्या हुआ था कि उसको पूना की जागीर तो अहमदनगर ने पहले ही दी थी, और पूना की जागीर के बाद उसे एक दूसरी जागीर मिल गई कर्नाटक में, तो वो अपने दूसरी जागीर पर चला गया। और पूना की जागीर में उसने उसकी एक परित्यक्ता पत्नी थी जीजाबाई, और उसका बेटा था शिवाजी। तो शिवाजी नेग्लेक्टेड वाइफ का बेटा था, उसको पूना की जागीर लेकर उसने दे दी, लेकिन उसको एक गार्जियन के तौर पर दादाजी कुंददेव को स्थापित कर दिया। और दादाजी शिवाजी बड़ा ही इंटरप्राइजिंग था, और दादाजी कुंददेव उसे स्वतंत्रता देता नहीं था, तो परेशान रहता था थोड़ा। लेकिन दादाजी कुंददेव का डेथ 1648 में हो गया, तो शिवाजी का कांटा दूर हो गया। उसको शिवाजी ने अपना एडवेंचर शुरू किया। तो पहले इस क्षेत्र में उसने कोंकण, तोरण और रायगढ़ के क्षेत्र को जीता, फिर उसने पुरंदर को जीत लिया, और फिर उस समय एक दूसरा मराठा सरदार था, उसका नाम था चंद्रराव मोरे, क्योंकि आपस में ही पहले संघर्ष हो रहा था। तो चंद्रराव मोरे को वो जावली का शासक था, तो 1656 में शिवाजी ने उस जावली के शासक चंद्रराव मोरे को प्रेरित कर दिया, और फिर उसने जावली पर कब्जा कर लिया। तो शिवाजी के भूभाग का दुगुना विस्तार हो गया, और उसे जावली का खजाना हाथ लग गया, तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और पहले भी उसने मावले और कुंडवी सैनिकों को, निम्न जाति के सैनिकों को नियुक्त कर लिया था, तो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। अब जब 1656 में आपको याद होगा कि औरंगजेब ने बीजापुर गोलकुंडा का में युद्ध छेड़ा था, जो 1636 की संधि को जिसमें उल्टा गया था, तो शिवाजी ने पहले क्या किया था कि मुगल पक्ष से बीजापुर पर हमला किया, और फिर बीजापुरी क्षेत्र पर, और जब बीजापुर से फिर डिफेक्ट कर गया और मुगल क्षेत्र पर हमला करना शुरू कर दिया। तो समझ गया शिवाजी कि भाई सॉरी ये मतलब औरंगजेब कि भाई ये तो बड़ा विली है, इसको तो किस तरह से दूर करना पड़ेगा, बड़ा सबवर्सिव फोर्सेस है। तो जब 1656 में वो संधि करके जा रहा था, तो उसने कह दिया था बीजापुर को कि देखिए आप अगर उसको कभी भविष्य में भी सेवा में लेना तो हमारे मोर्चे पर उसको मत आने देना। मन उससे बड़ा सावधान था। उसके बाद तुमको याद है कि औरंगजेब वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ने उत्तर चलाया। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा, उसके बाद 1659 तक इधर ही फंसा रह गया। इधर तब तक क्या किया शिवाजी ने, जो बीजापुरी क्षेत्र जो है कोंकण और समुद्र तट के बीच, उस कोंकण और समुद्र तट के क्षेत्र के बीच का भूभाग जो बीजापुर का था उसी पर हमला करना शुरू कर दिया। वो तो रात में पलट जाता था। तो अब बीजापुर ने सोचा कि इसको दंड देना आवश्यक है, तो 1659 में उसको दबाने के लिए अफजल खान को भेजा। तो अफजल खान गया। तो अफजल खान वाली कहानी तो लोगों ने बचपन में ही सुनी होगी कि उसने चाहा कि हम शिवाजी को धोखे से बुलाकर और उसकी हत्या कर दें। तो उसने जिसको भेजा था दूत के रूप में, उसका नाम था कृष्ण जी भास्कर। तो कृष्ण जी भास्कर पंडित थे, ब्राह्मण थे, और वह दूत बनकर अफजल खान के शिवाजी के पास गया। तो शिवाजी ने उसके हिंदुत्व की अपील कर दी कि पंडित जी आप बताइए, आप भी हिंदू हैं, अफजल खान मुझे बुला रहा है, क्या योजना है? एक हिंदू ही हिंदू को काम आ सकता है। बस भास्कर जी पंडित भावुक बन गए, और भावुक हो गए, और शिवाजी को पूरी योजना की, महाराज आपको तो मारने का पूरी योजना वहां बनी हुई है, आप संभल के जाएं। बस इतने पहले कवच अंदर से पहन लिया कपड़े के अंदर, और बगनखा 5 उंगली में 10 उंगली में पहन के, और अपना वो हाथ छिपा के चला गया। वहां पर फिर वही हुआ
कि जिस समय अफजल खान ने उस पर जाते ही तलवार चलाया तो कवच था उसका नहीं कटा, तब तक बगनखा डालकर उसका इसने आंधी खींच डाली। अफजल खान का जब डेथ हो गया, सबसे महत्वपूर्ण अमीर था बीजापुर का, तो बीजापुर भी हताश हो गया, फिर शिवाजी को दबा नहीं पाया, दबाने की कोशिश नहीं करने लगा। तब तक औरंगजेब का सिंहासनारोहण हो चुका था, औरंगजेब की निगाह दक्षिण में भी थी और औरंगजेब के साथ मजबूरी थी कि शाहजहां, आप जानते हो, अगर मर गया होता तो औरंगजेब फ्री हो गया होता, लेकिन शाहजहां तो जीवित बच गया, उसको मुसम्मन बुर्ज में उसने कैद कर दिया था। तो जब तक शाहजहां जीवित था तब तक वो राजधानी नहीं छोड़ सकता था। तो उसने सबसे पहले शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी के दमन के लिए। तो उसको लगा कि शिवाजी बहुत ज्यादा पावर को गेन कर रहा है। शाइस्ता खान आते ही यहाँ पर कोंकण और समुद्र तट तक के क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया। शिवाजी उसे खुले बैटल में उतरा ही नहीं, जीतने दिया। उसके बाद शाइस्ता खान उन सारे भूभाग पर कब्जा करते हुए आके पूना पर कब्जा कर लिया, जो शिवाजी का मुख्य क्षेत्र था, और पूना में वो आराम कर रहा था। तभी रात में शिवाजी के दिमाग में योजना आई एक बारात पार्टी के रूप में, जिसमें पालकी में दूल्हा बैठा हुआ था, दूल्हा की जगह शिवाजी था और पूरी की पूरी बारात सेना थी और गाजे बाजे के साथ जा रहा था। किसी को शक नहीं हुआ, शाइस्ता खान भी बेफिक्री में सो रहा था, आराम कर रहा था। बाद में शाइस्ता खान की इस बात की आलोचना होती है कि सच्चाई यह है कि उसने जिस तरीके से काम किया था, अमेरिका पर जब तुम देखते हो कि ओसामा बिन लादेन ने जिस ढंग से हमला किया था, तो अमेरिका के CIA और सारी एजेंसी, जो दुनिया की सबसे टॉप सीक्रेट एजेंसी मानी जाती है, सब धरे के धरे रह गए। तो शाइस्ता खान किस खेत की मुड़ी था, औरंगजेब भी होता तो भी नहीं पकड़ पाता उसको। और उसने अचानक बारात पार्टी हो सेना में बदल गई और शिवाजी अपने पालकी से कूदा और दुल्हा के बजाय बन गया सेना नायक और अचानक से धावा बोल दिया। सूती में सब पकड़े गए, मारो काटो शुरू हुआ, बहुत हताहत हुए सैनिक। उसके सारे जितने शस्त्रागार थे सब पर कब्जा कर लिया शिवाजी ने। शाइस्ता खान की 3 अंगुलियां कट गई, जान बचा के भागा, उसका बेटा तो मारा ही गया और फिर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। इस कारण मुगलों की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। औरंगजेब बड़ा दुखी हुआ इस घटना से। और उसमें एक परंपरा यह थी कि जब कोई भी सूबेदार का ट्रांसफर होता था तो उससे जो किंग होता था उसका एक औपचारिक साक्षात्कार लेता था। लेकिन इस घटना से वो इतना क्रुद्ध हो गया औरंगजेब कि औरंगजेब ने उसका साक्षात्कार भी नहीं लिया, सीधा उसका बंगाल तबादला कर दिया। और तब शिवाजी और इनकरेज हो गया। 1660 की बात है, 1664 में उसने सूरत को लूटा। सूरत के व्यापारी औरंगजेब को अनुरोध करने लगे। अब तो औरंगजेब के लिए प्रेस्टीज का प्रश्न हो गया। तो औरंगजेब ने 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा डायरेक्ट। शाइस्ता खान तो सूबेदार बन गया था, मिर्जा राजा जय सिंह सूबेदार नहीं था। मिर्जा राजा जय सिंह एक्सक्लूसिवली डिप्यूट किया गया था, शिवाजी के दमन के लिए सेना लेकर भेजा गया था। और जो उस समय दक्कन का सूबेदार था उसको कहा गया कि उसके साथ पूरा कोऑपरेट करे और डायरेक्ट वो दिल्ली से शक्ति लेकर आया था कि अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके, उसको दक्कन के सूबेदार पर डिपेंड ना होना पड़े। तो आया और आते ही मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर के किले पर घेरा डाल के बैठे और शिवाजी पुरंदर के किले के अंदर था। मिर्जा राजा जय सिंह की सैन्य क्षमता देखकर शिवाजी को लग गया कि हम नहीं निकल सकते। तो फिर शिवाजी ने समर्पण कर दिया। 23 जून 1665 को उसने समर्पण कर दिया किले पर। और फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ एक संधि की। अगर संधि के प्रावधानों को देखोगे तो अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प प्रावधान था। उसमें यह था कि शिवाजी के कुल 35 किले थे, जिसमें 23 किले उसके पास रहे, 12 किले उसके पास रहे, 23 किले मुगलों ने ले लिए। और बदले में मुगलों ने उसे बीजापुरी क्षेत्र दिया, जिसका वार्षिक आमदनी 5 लाख हुण था। 5 लाख हुण सिक्का था दक्षिण का, एक हुण बराबर 4 रुपये के होता था, हुण बड़ा सिक्का था। तो 5 लाख हुण था, लेकिन वह क्षेत्र बीजापुर के अधीन था जो शिवाजी को मुगलों की सहायता से जीतना था। अब यहां पर मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया कि एक परमानेंट क्लीवेज दोनों के बीच पैदा कर दिया। उसी तरह की बात है कि तुम बांग्लादेश को ढाका का बंदरगाह दे दो और कहो कि इंडिया की मदद से पाकिस्तान से जीतना है। तो इसका मतलब है कि यू हैव क्रिएटेड अ परमानेंट वेज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। वही उसने किया। बीजापुर और गोलकुंडा परमानेंट क्लीवेज दोनों के बीच पैदा कर दिया। उसी तरह की बात है कि तुम बांग्लादेश को ढाका का बंदरगाह दे दो और कहो कि इंडिया की दिया, जिसका वार्षिक आमदनी 5 लाख हुण था। 5 लाख हुण सिक्का था दक्षिण का, एक हुण बराबर 4 रुपये के होता था, हुण बड़ा सिक्का था। तो 5 लाख हुण था, लेकिन वह क्षेत्र बीजापुर के अधीन था जो शिवाजी को मुगलों की सहायता से जीतना था। अब यहां पर मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया कि एक परमानेंट क्लीवेज दोनों के बीच पैदा कर दिया। उसी तरह की बात है कि तुम बांग्लादेश को ढाका का बंदरगाह दे दो और कहो कि इंडिया की मदद से पाकिस्तान से जीतना है।
तो इसका मतलब है कि यू हैव क्रिएटेड अ परमानेंट वेज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। वही उसने किया, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और शिवाजी के बीच क्लीवेज पैदा करके। और तब उसने बड़ा खुश और होकर औरंगजेब को पत्र लिखा कि हमने शिवा को एक वृत्त के केंद्र में बांट वेज, आमदनी 5 लाख हुण था, 5 लाख हुण सिक्का था दक्षिण का, एक हुण बराबर 4 रुपये के होता था, हुण बड़ा सिक्का था। तो 5 लाख हुण था, लेकिन वह क्षेत्र बीजापुर के अधीन था जो शिवाजी को मुगलों की सहायता से जीतना था। अब यहां पर मेजर राय जयसिंह ने क्या किया कि एक परमानेंट क्लीवेज दोनों के बीच पैदा कर दिया। उसी तरह की बात है कि तुम बांग्लादेश को ढाका का बंदरगाह दे दो और कहो कि इंडिया की मदद से पाकिस्तान से जीतना है। तो इसका मतलब है कि यू हैव क्रिएटेड अ परमानेंट वेज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। वही उसने किया, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और शिवाजी के बीच क्लीवेज पैदा करके। और तब उसने बड़ा खुश और होकर औरंगजेब को पत्र लिखा कि हमने शिवा को एक वृत्त के केंद्र में बांध लिया है, शिवा हमसे बच के कहीं नहीं जा सकता। उस समय मुगल अमीरों में मेजर राय जयसिंह एक अकेला ऐसा अमीर था जिस अमीर ने यह उस समय धारणा रखी थी कि दक्कन की समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि बीजापुर गोलकुंडा को जीत लिया जाए, कंप्लीट फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई जाए। पहले बीजापुर गोलकुंडा को जीत लिया जाए मराठों की सहायता से, और फिर मराठों का काम भी तमाम करके सुदूर दक्षिण तक विस्तार किया जाए। परंतु औरंगजेब हिचक रहा था। औरंगजेब को हिचकने का कारण था कि वो जानता था कि अगर ऐसा कोई भी कैंपेन होगा तो बहुत लंबा कैंपेन होगा, उसमें बहुत रिसोर्सेज की जरूरत होगी और साम्राज्य की मुख्य सेना वहां लगेगी। वो किसी राजकुमार या मुगल कमांडर के अधीन नहीं भेजा जा सकता, उसके लिए बादशाह का होना आवश्यक है। और बादशाह का होना आवश्यक है इसलिए है कि चूंकि औरंगजेब स्वयं दक्षिण से आकर सत्ता पर कब्जा किया था, तो उसे डर तो हमेशा था कि हमारा भी कोई प्रतिद्वंदी भविष्य में खड़ा हो जाएगा। तो 1666 तक तो शाहजहां जिंदा था, तो औरंगजेब इंगेज रहा उत्तर में। और फिर उसके बाद जाट विद्रोह, सत्तामी विद्रोह, कितने सारे विद्रोह, अफगान विद्रोह तुम देख ही रहे हो, एक के बाद दूसरी। फिर राजपूत विद्रोह समस्या में उलझा रहा, दक्षिण नहीं आ सका। और मेजर राजा जयसिंह को जो भेजा, तो मेजर राजा जयसिंह ने जब शिवाजी ने इसकी सहायता से जब बीजापुरी क्षेत्र को जीतना चाहा तो नहीं जीत पाया, सफलता नहीं मिली। तो शिवाजी ने मेजर राजा जयसिंह को कहा कि आप कुछ और भी सैन्य सहायता हमें दीजिए। तो जयसिंह ने कहा कि देखिए, हम जितना दे सकते थे अपने स्तर से दे दिया, अगर इससे ज्यादा आप चाहते हैं तो आप प्रत्यक्ष आगरा जाएं और जाके वहां पर आप जो जहां हैं उनको आप प्रभावित करें। तो शिवाजी, उसी की मध्यस्थता पर शिवाजी आगरा गया। और आगरा गया तो आगरा में एक्चुअली शिवाजी ने पहले ही कह दिया था तो वो स्वाभिमानी व्यक्ति कि मैं मुगल सेवा से मुक्त रहूंगा, मैं मुगल मनसबदारी में नहीं जाऊंगा। और बदले में उसके बेटे शंभू जी को पंच हजारी मनसबदार का पद दिया गया था। और जब शिवाजी वहां पहुंचा तो उसको एक गेस्ट की तरह रखना चाहिए, तो उसको दरबार में ले जाके और पंच हजारी मनसबदार का जो चेयर था वही ऑफर कर दिया गया, आप बैठिए। तो शिवाजी वहीं खड़ा होकर भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। कितना साहस उसमें था, सोचो। भले विली पॉलिटिशियन था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में उसमें कितना स्वाभिमान था। और भला बुरा बोलना कर दिया। संजोग से औरंगजेब दरबार में नहीं था, उसका जन्म दिवस मनाया जा रहा था, वो अपने हरम में ही था। लेकिन उसकी अनुपस्थिति में उसने दरबार में उठकर जिस तरह से बात की, वो कायदे का उल्लंघन था, अनुशासनहीनता थी। उसको इमीडिएट गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके ऑफिशियल तरीके से ही जेल में डाल दिया गया। जेल का मतलब कोई कॉमन कैदी का जेल नहीं था, मतलब एक राजकीय, मतलब एक अच्छे इसमें। और फिर आप लोगों ने पूरी कहानी सुनाई हुई, कैसे मिठाई के उस बॉक्स में अपने आप को टोकरे में रख के शिवाजी निकल गया। बचपन में भी कहानी सुनी होगी, सुनी है कि नहीं? तो निकल गया तो भाई शिवाजी कोई ऐसा थोड़ा था कि जिम्नास्ट था कि वो निकल गया, कोई ऐसा, उसको भगाया गया। और उसको भगाने में मेजर राजा जयसिंह और उसका जो यहाँ पर असिस्टेंट था राम सिंह, उसका हाथ था। क्योंकि मेजर राजा जयसिंह को इस बात से गहरा सदमा लगा था कि शिवाजी को हमने भेजा और वहां जाके, एक्चुअली उसमें मुगल में 2 गुट हो गए थे। एक मेजर राजा जयसिंह राम सिंह का गुट था, दूसरा जसवंत सिंह और जहानारा बेगम का गुट था। तो जसवंत सिंह और जहानारा बेगम का गुट का ये कहना था कि देखिए, शिवाजी से कोई बराबरी के स्तर पर समझौता नहीं किया जाए, क्योंकि शिवाजी मात्र एक जमींदार है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये मुगल बादशाह की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। तो जब इस तरह का भाव आ जाए बच्चों, तो आप समझ सकते हो संधि तो हो नहीं सकती थी। तो फिर उनको कैद कर लिया गया। वहां पर जसवंत सिंह और जहानारा बेगम के गुट का चल गया। यहाँ पर मेजर राजा जयसिंह हाशिए पर चला आया। तो ये मेजर राजा सिंह को तकलीफ हुई इस बात से, उसने भगाने में उसी का हाथ रहा होगा, यही माना जाता है।
तो खैर वहां से भाग गया, तो 3 वर्ष तो शांत रहा और 1670 में फिर दोबारा सूरत को लूटा। अब फिर औरंगजेब बेचैन हुआ, कुछ कर नहीं सकता था। 1672 में औरंगजेब ने दिलेर खान को भेजा। दिलेर खान को सिपाही ने सालहेर की लड़ाई में पराजित करके मार डाला। अब जब दिलेर खान जब पराजित हो गया तो औरंगजेब फिर वहां कुछ कर नहीं तत्काल पाया, और तब सिपाही ने सोचा कि मैं अपने आप को एक राजा के रूप में स्थापित कर लूं। तो 1676 में रायगढ़ में उसने पूरी धूमधाम के साथ, जिसमें उसने कन्नौज से ब्राह्मण को बुलाया था और गंगा भट्ट वो ब्राह्मण ने उसका अभिषेक किया, और बड़े राजकीय स्थान से उसने अपने को क्षत्रिय घोषित, क्षत्रिय वतन कुलमसा उसने घोषित किया और अपना सिंहासनारोहण किया। अब ये सिंहासनारोहण करने से उसको 2 फायदे हो गए। पहले कि अब दक्कन के किसी भी शासक के साथ वो बराबरी के स्तर पर समझौता कर सकता था, क्योंकि अब वो किंग था, अब वो जमींदार नहीं था। और दूसरा, अन्य मराठा सरदार अब उसे बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते थे और बराबरी का डिमांड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब जमींदार नहीं राजा था। 1674 में वो शासक बना। फिर शिवाजी के जीवन का अंतिम एडवेंचर है वो है, आप देखोगे आपको तो याद है पीछे बहुत कुछ। 1636 की संधि में जो बीजापुर गोलकुंडा के साथ जो संधि शाहजहां ने की थी, उसमें कहा था कि दोनों कृष्णा नदी से दक्षिण विस्तार कर सकते हैं, और जो नए, ये कृष्णा नदी है तो कृष्णा नदी से दक्षिण विस्तार कर सकते हैं, और जो नए क्षेत्र को जीतेंगे उसको 2:1 में आपस में बांट लेंगे। याद है? तो उसी में क्या किया था कि बीजापुर ने कर्नाटक में बहुत सारा भूभाग जीत लिया था। तो गोलकुंडा इस बात से बेचैन था, गोलकुंडा को लगता था कि भाई हमारे साथ सही बर्ताव नहीं हुआ। तो गोलकुंडा में 2 हिंदू मंत्री था, मदन्ना और अकन्ना। मदन्ना और अकन्ना ने शिवाजी के साथ वार्ता शुरू की, और मदन्ना अकन्ना के नेतृत्व में गोलकुंडा के राज और शिवाजी के बीच एक समझौता हुआ कि गोलकुंडा की सैनिक सहायता और संसाधन लेकर शिवाजी बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र पर हमला करेगा, बीजापुर से कर्नाटक क्षेत्र छीनेगा, और जो नया भूभाग वो छीनेगा वो आधे आधे में बट जाएगा गोलकुंडा और शिवाजी के बीच। तो 1679 में शिवाजी के जीवन का अंतिम अभियान था जो उसने बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र में किया। यहाँ पर बहुत सारे भूभाग को जीता, इसलिए बाद में तुम मराठा राज्य देखोगे तो मराठा राज्य का नक्शा ऐसे आएगा, महाराष्ट्र में ऐसे आएगा, ध्यान करना फिर, और कर्नाटक में ऐसे आएगा, ये होगा मराठा राज्य। तो शिवाजी ने इस भूभाग को भी जीत लिया, लेकिन जब गोलकुंडा ने अपना अंश मांगा तो अंश देने से इनकार कर दिया। उसका पुरानी आदत थी, विली पॉलिटिशियन था। जिस प्रकार से, लेकिन 1680 में शिवाजी का डेथ हो गया। ये उसके जीवन की कहानी है। अब देखो, शिवाजी की जिंदगी तक तो औरंगजेब दक्षिण में नहीं आ सका, लेकिन 1681 में अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए आया था। याद है, मैंने बताई है कहानी, जिसका मतलब कि नैरेटिव्स आप लोगों को याद रहता है। तो अकबर का पीछा करते हुए जब वो दक्षिण आया तो उसने दक्षिण में आकर देखा कि भाई जब वो पीछा अब ऐसे आया है तो सबसे पहले उसने बीजापुर गोलकुंडा को जीता। बीजापुर गोलकुंडा को जीतने के बाद तब उसने संगमेश्वर पर छापा मारा। संगमेश्वर पर शंभू जी, उसका ब्राह्मण मंत्री कवि कलश और परिवार के बाकी मेंबर्स गिरफ्तार हो गए। अब उसको चाहिए था, औरंगजेब ने जो भूल की है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, औरंगजेब को चाहिए था कि उस समय वो समझौता करके शंभू जी से और बीजापुर गोलकुंडा के जीते हुए गए क्षेत्र पर वैधता प्राप्त करता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, उल्टा शंभू जी को यातना देकर मार डाला। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था उस समय कि उसमें अब हुआ ऐसा कि उसे शंभू जी को बहुत सम्मान मराठों के भी शिवाजी की तरफ प्राप्त नहीं था, लेकिन जब उसने शहादत ले ली तो उसकी इज्जत रातों रात काफी बढ़ गई और विभिन्न क्षेत्रों में मराठा सरदार ने शंभू जी के नाम पर युद्ध छेड़ दिए और फिर मराठा आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। औरंगजेब उसको नहीं समझ सका। उत्तर में तुम देखते हो कि शंभू जी का बेटा साहू और उसकी पत्नी यशुबाई और परिवार के अन्य मेंबर्स मुगलों के कैदी थे, लेकिन शंभू जी का तो डेथ हो गया था। शंभू जी का एक छोटा भाई था, उसका नाम था राजा राम। तो राजा राम सक्रिय हो गया और औरंगजेब ने एक दूसरा छापा यहां मारा राजा राम को पकड़ने के लिए, जिंजी में, ये जो कर्नाटक क्षेत्र देख रहे हो, लेकिन राजा राम निकल भागा, राजा राम नहीं पकड़ा गया। 1780 में जब राजा राम का डेथ हो गया तो उसकी पत्नी थी, आपने नाम सुना होगा, ताराबाई, वो बन गई मराठों का सबसे बड़ा मराठा आंदोलन का आर्किटेक्ट और वो मराठों का नेतृत्व करने लगी और उसने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया। तो शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया। एक अध्याय तो उसका पूरा हुआ और दूसरा अध्याय पेशवा वाला भी मैं बता ही देता हूं, तो तुम्हारी पूरी कहानी सीधे शिवाजी से लेकर पेशवा तक और पानीपत तक तुम्हारे दिमाग में एक नैरेटिव आ जाएगा और नैरेटिव आ जाएगा तब फिर क्वेश्चंस पर
डिस्कस करने में बनता है, क्योंकि जब नैरेटिव दिमाग में होता है तो हम उसका क्रिटिसिज्म अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं आती है। तो यहां तक तो नैरेटिव आप लोगों का क्लियर हो गया। अब पानी वानी पीना चाहे तो पीजिए, मैं भी थोड़ा पी लूं, फिर दूसरा अध्याय शुरू करूं। मैंने पानी पीने के लिए कहा था, तुम लोग कहां लंच लेने चले गए? मैंने ब्रेक नहीं दिया, मैं शुरू करने वाला हूं। तो अब हम लोग देखते हैं कि शिवाजी द्वितीय छत्रपति था, शाहू कैद था, उसका फ्यूचर लगभग सील था। 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ। डेथ के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध, उस समय मुअज्जम उसका बेटा काबुल का सूबेदार था और आजम उसके साथ था, और एक तीसरा बेटा कामबख्श था। तो औरंगजेब ने तो स्वयं वो कुकृत किए थे। अब उसको लग रहा था कि कम से कम अपने बेटों को ऐसे हम उत्तराधिकार के युद्ध से रोके, इसलिए उसने प्रैक्टिकली विभाजन कर दिया था। जो 11 प्रांत होगा, वो 11 प्रांत जिसका राजधानी दिल्ली होगी, वह उसका हाँ नहीं, अभी पूरा तो बोलने दो हमें। तो उसकी राजधानी दिल्ली होगी और वह मुअज्जम को मिलेगा, और 8 प्रांत होगा जिसकी राजधानी आगरा होगी, वह आजम को मिलेगा, और हैदराबाद और बीजापुर का क्षेत्र कामबख्श को मिलेगा। उसने निर्णय तो कर दिया, लेकिन वो अपने वसीयत लिखी। लेकिन वो वसीयत का क्या होगा, मुअज्जम वहाँ तो सभी लोग चाहते थे कंप्लीट, क्योंकि वहाँ तो जानते हैं कि उत्तराधिकार का और कोई नियम तो सुनिश्चित नहीं था। तो मुअज्जम काबुल से बढ़ा, आजम दक्षिण से बढ़ा। लेकिन आजम वहाँ पहुँचता, उससे पहले मुअज्जम पहुँच गया दिल्ली, और मुअज्जम ने आजम के युद्ध में पराजित करके मार डाला। कामबख्श को भी उसने पराजित करके मार डाला, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बन गया। तो बहादुर शाह प्रथम ने ही शाहू को आजाद किया, क्योंकि उसमें जुल्फिकार खान एक महत्वपूर्ण मुगल अमीर था। उसने बहादुर शाह प्रथम को सुझाव दिया कि बहुत अच्छा मौका है, शाहू को छोड़ दीजिए। जब शाहू दक्षिण जाएगा तो ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाया हुआ है, तो शाहू को तो वहाँ पर पहचान मिलेगी नहीं, और शाहू है शंभू जी का बेटा, तो पहला अधिकार तो इसका है। तो वहाँ पर उत्तराधिकार का संकट मराठों के बीच उपस्थित होगा, और उसमें आपका मराठा समस्या स्वयं बिना कुछ किए हल हो जाए। तो उसने शाहू को छोड़ दिया। शाहू जब दक्षिण गया तो देखा वास्तव में लोग अब शंभू जी की परंपरा को भूलने लगे थे, और अब राजा राम की परंपरा ही और शिवाजी द्वितीय की चल पड़ी थी। और ताराबाई द्वितीय इतनी कुशल महिला थी कि जिसको मात देना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। तो एक तरह से वो बड़ा निराश वातावरण में अपने को पा रहा था। लेकिन उसी समय उसको एक ब्राह्मण की सेवा प्राप्त हुई जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ ने उसके पक्ष में एक महत्वपूर्ण काम किया कि उस समय ताराबाई का एक सैनिक कमांडर, मुख्य सैनिक कमांडर था जिसका नाम था धन्नाजी जाघव। वो धन्नाजी जाघव को कहीं ना कहीं उसने शंभू जी की दुहाई देकर शाहू के पक्ष में कर दिया। तो ताराबाई की सैन्य स्थिति कमजोर पड़ गई, और फिर 1708 में एक युद्ध हुआ, उसको बोलते हैं सालहेर का युद्ध। उस सालहेर के युद्ध में ताराबाई को शाहू ने पराजित कर दिया। और फिर सतारा और पन्हाला महाराष्ट्र के 2 महत्वपूर्ण मराठा राज्य के केंद्र थे, उस पर शाहू का कब्जा हो गया। इधर ताराबाई भी, उसने कोल्हापुर की तरफ आगे बढ़ गई, और उसने कोल्हापुर को अपना केंद्र बना लिया, जहां शिवाजी द्वितीय को उसने अपना पुत्र बना लिया, अपना मतलब एक तरह से राजा के रूप में। तो 2 मराठों के राजा हो गए, एक हो गए सतारा पर आधारित और दूसरा हो गया कोल्हापुर पर आधारित। यही स्थिति रही। उसके बाद शाहू ने एक बार मांग भी की कि देखिए, शाहू लगातार मांग करने लगा कि देखिए ऐसा है कि आप हमें दक्कन के 6 सूबों में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दीजिए। तो बार बार वो इस तरह की मांग करता था, इस मांग को ठुकरा देते थे वो मुगल। बहादुर शाह ने तो हमें आप एक तो छत्रपति मान लीजिए, और
दक्कन के 6 सूबों में चौथ और सरदेशों की वसूलने का अधिकार दीजिए। तो बहादुर शाह प्रथम ने बड़ी तेजी दिखाई, उसने कहा कि आप लोगों में जो विजेता रहेगा उसी को हम छत्रपति मानेंगे। चाहा कि दोनों को लड़ा के समाप्त करवा दे। खैर एनीवे फिर नहीं हुआ। तो बाद में वहाँ तो मुगल दरबार में भी तो तुम देखते हो गुटबंदी चल रही थी, एक के बाद दूसरा शासक आ रहा था। तो पहले तो बहादुर शाह प्रथम था, बहादुर शाह, उसमें मुगल दरबार में 3 गुट थे, तुरानी पार्टी, ईरानी पार्टी और हिंदुस्तानी पार्टी। तो पहले क्या हुआ कि ईरानी पार्टी का उद्भव हुआ, तो ईरानी पार्टी का नेता था जुल्फिकार खान और असद खान। तो उसने क्या किया कि बहादुर शाह प्रथम के बाद उसने जहांदार शाह को शासक बना दिया। तो जहांदार शाही शासक था, तो जहांदार शाह के समय ये माने फिर मांग उठाई शाहू ने, तो जुल्फिकार खान ने उसको थोड़ी सी खुश करने की कोशिश की, हालांकि कोई अधिकार तो नहीं दिया लेकिन खुश करने की कोशिश की। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि इसी बीच हिंदुस्तानी पार्टी का उद्भव हो गया। और हिंदुस्तानी पार्टी में 2 ब्रदर थे जिनका नाम था बराह के सैयद ब्रदर्स थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। तो हुसैन अली अब्दुल्ला खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, उन्हीं दोनों ने फारूक सियर को शासक बना दिया। तो फारूक सियर जब शासक बना, तो फारूक सियर शासक, तो ये 1713 की बात मैं बता रहा हूँ, जहांदार शाह 1 वर्ष ही रहा। लेकिन फारूक सियर शासक बनने के बाद कुछ समय के बाद फारूक सियर ने, मतलब लगभग 5-6 वर्ष जब बीते, तो फारूक सियर को लगा, वो महत्वाकांक्षी था कि भाई मैं तो इसके हाथों का कठपुतली बन गया हूँ, तो हमें तो अपने मुक्त रूप से शासन करना चाहिए। तो फारूक सियर ने चुपके चुपके तुरानी पार्टी के 2 नेता थे, एक थे फिरोज जुंग और दूसरा था चिनकिलिज खान। वही चिनकिलिज खान आगे निजाम मुल्क आसफ जाह के नाम से जाना गया। तो उसके साथ वो सीक्रेटली वार्ता शुरू कर दी। तो अब हुसैन अली और अब्दुल्ला खान को असुरक्षा महसूस हुई कि भाई ये तो हमारे रास्ते से हमें हटाना चाह रहा है। तो तुरंत हुसैन अली यहाँ से दक्कन चला गया और उसने मराठों से वार्ता शुरू की। तो बालाजी विश्वनाथ से उसने वार्ता शाहू की तरफ से करना शुरू किया, और हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में वही ऐतिहासिक संधि हुई। वो ऐतिहासिक संधि को मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा राइट्स कहा जाता है। उस संधि के अनुसार शाहू को छत्रपति मान लिया गया और दक्कन के 6 सूबों में चौथ और सरदेशों की वसूल करने का अधिकार शाहू को मिल गया। हम चौथ और सरदेशों की चर्चा करेंगे अभी। अधिकार शाहू को मिल गया। बदले में शाहू को मुगल शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक देना था और 15,000 की घुड़सवार सेना से हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहनी थी। तो एक तो शिवाजी के स्वराज क्षेत्र का मतलब उसका मुख्य भूभाग जो है उस पर कब्जा मिल गया और चौथ और सरदेशों की वसूल करने का अधिकार मिल गया। अब इसी संधि को कॉन्जेक्रेट करने के लिए बालाजी विश्वनाथ 15,000 की घुड़सवार सेना लेकर यहां से दिल्ली गया। उस समय उसका नाबालिग पुत्र भी उसके साथ था जिसका नाम था बाजीराव प्रथम। और उसने दिल्ली की चकाचौंध के बीच दिल्ली की कमजोरी को देखी और उसी की सहायता से हुसैन अली ने फारूक सियर को गद्दी से खींचकर मार डाला। और तब एक मुगल राजकुमार को तत्काल गद्दी पर बैठा दिया गया था, उसका नाम था रफीक-उद-दराजत। तो ये रफीक-उद-दराजत ने ही अप्रूव किया था इस संधि को, दोनों के बीच जो संधि हुई थी। और उस संधि में मुगलों जो मराठों को 50 लाख रुपए भी मिले थे सेवा के बदले, तो उससे भी उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति थी मराठों की। क्योंकि मराठवाड़ा क्षेत्र था, उपजाऊ नहीं था। तो उपजाऊ नहीं था तो वहाँ पर हमेशा समस्या रहती थी। क्योंकि देखो, एक राज्य को चलाने के लिए इतना तो आपको पता है कि बड़ी मात्रा में राजस्व आधार की जरूरत होती है। क्या जब तक तुम लोगों ने क्या देखा, 6ठी सदी से पूर्व से ही तो देखा कि जब राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हुआ, संसाधन हुए, अधिशेष प्राप्त हुआ, तभी राज्य का निर्माण संभव हुआ ना। तो अब मराठवाड़ा क्षेत्र उतना अधिशेष पैदा नहीं कर पा रहा था और मराठा राज्य का तो खर्च था। यही मराठा राज्य का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहा, सबसे बड़ा विरोधाभास रहा कि जब तुम मराठा राज्य पर लिखते हो तो चौथ और सरदेशमुखी की प्रकृति को तुम्हें समझना होगा। चूंकि वह नियमित आमदनी से वे उस मराठा राज्य का संचालन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया कि अतिरिक्त आमदनी के लिए शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी की पद्धति अपना ली। चौथ एक जमींदारी कर था, ये शब्द उसने नहीं दिया था, शिवाजी ने इसका नाम। ये राजस्थान में तुम देखोगे, राजस्थान में जैसे बाकी क्षेत्रों में तुमने जमींदार को 10% नान कर दिए जाने के बारे में सुने हो ना, 10% नान कर, याद है नान कर या भूल गए? तो राजस्थान में 10% नान कर के बजाय 25% जमींदारी देनी पड़ती थी। जमींदारी कर, जमींदारी शेयर, उसको बंठ बोलते थे। वही बंठ चौथ था, पूरे राजस्व का 1/4 आपको मराठा राज्य को दे देना है, चौथ। और शिवाजी से पहले रामनगर के शासक ने पुर्तगीजों पर चौथ लगाया था। और
बाद में शिवाजी ने इसको ईजाद कर लिया। दूसरा है सरदेशमुख। सरदेशमुख का मतलब है, देशमुख कहते हैं जमींदार को। तो शिवाजी ने दावा किया कि हम जमींदारों के जमींदार होने के नाते सरदेशमुख हमको चाहिए, सरदेशमुखी, हम सरदेशमुख हैं। और वो सरदेशमुखी 10% राजस्व का 10% होता था, राजस्व का वो 10% होता था। और सरदेशमुखी डायरेक्टली छत्रपति को जाता था। और जो चौथ है वो चौथ विभिन्न मराठा सरदारों के बीच बंटता था, जबकि सरदेशमुखी अकेला छत्रपति के पास जाता था। तो जो चौथ और सरदेशमुखी है वह मराठा राज्य के लिए अतिरिक्त आमदनी का साधन हुआ। लेकिन जानते हो बच्चों इसकी क्या परेशानी होगी? तुम किस स्रोत से धन प्राप्त करते हो उससे तुम्हारा भविष्य प्रभावित होता है, पता है? तो चौथ और सरदेशमुखी कोई ऐसा तो नहीं कि प्यार से कहोगे तुम्हें चौथ दो। मुगल शासक ने राइट दे दिया चौथ देने का, आप चौथ वसूलने जाओगे तो आपको पीट के भगा देगा, उसके पास ताकत होगी। तो आपको उतनी ताकत रखनी पड़ेगी कि आप उस ताकत के बल पर संबंधित राज्य से बलपूर्वक चौथ वसूल सकते हो। तो अब उतनी ताकत रखने के लिए लश्कर रखनी पड़ेगी, और अकेला छत्रपति अपने बल पर इतने बड़े क्षेत्र में दक्कन के 6 सूबों में चौथ वसूल नहीं कर सकता था। तो जब बालाजी विश्वनाथ ने कोई जो चौथ का अधिकार जब शाहू के लिए लिया हुसैन अली से, तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया कि चौथ वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों के बीच विभाजित कर दिया था। तो अब विभिन्न मराठा सरदार अलग अलग क्षेत्र में चौथ वसूल करने का असाइनमेंट दे दिया। अब वो लश्कर बनाते, और वो लश्कर यानी सेना, और उसके सहारे वो संबंधित क्षेत्र में चौथ वसूल करते। तो इस तरह से मराठा वो पूरा का पूरा, जैसे वो जो बटा उसमें पूना का पेशवा तो केंद्र में है, प्रधानमंत्री है। पूना के पेशवा के बाद आप देखोगे इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, पूना का पेशवा, इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, नागपुर का भोसले और बड़ौदा का गायकवाड़। ये जो आपका मराठा परिसंघ बना वो इसी कारण से बना। और इसमें आप देखते हो जो अलग अलग जो मराठा घराना था, जिस मराठा घराने ने पावर ले ली चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का, तो आप अनुमान कर सकते हो कि दे टर्न टू बी टू मच पावरफुल। अब उनकी स्थिति हो गई सामंतों की तरह, समझ रहे हो ना? सामंतवाद, सामंतवाद समझ रहे हो कि नहीं? और राजा की स्थिति क्या है? तो केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई, जो उसके विभिन्न घटक हैं वो ताकतवर हो गए। तो मराठा साम्राज्य का स्वरूप सामंती हो गया। और बच्चे, जो सामंती ढांचा होता है तो प्रगतिहीन ढांचा हो जाता है ना। तो यह एक बड़ा कारण है कि मराठा शक्ति मुगल साम्राज्य को विस्थापित नहीं कर सके। तो मतलब अब बालाजी विश्वनाथ ने चलाया, 1719 में उसने लिया, 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। अब शाहू के लिए था कि नया पेशवा किसे चुने। तो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था जिसका नाम था बाजीराव प्रथम, तो शाहू ने उसे ही पेशवा चुनने का निर्णय लिया। लेकिन उसमें बहुत सारे वरिष्ठ मराठा सरदार ऐसे थे जिस पर आपत्ति कर रहे थे, और शाहू पर बार बार अपना प्रभाव छोड़ रहे थे कि आप एक युवक को पेशवा कैसे बना सकते हैं जब इतने मराठा सरदार उपस्थित हैं। तो शाहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, जो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा राज्य के लिए सेवा की है उसके बदले मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं सिवा उनके बेटे को पेशवा बना दूं। अब बाजीराव प्रथम जब पेशवा बना 1720 में और 1740 तक रहा, तो बाजीराव प्रथम के सामने 2 चुनौतियां थी। क्योंकि 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जहां आ गया दक्षिण में, उसने पृथक हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली। तो निजामुल मुल्क ने कहा कि भाई हम नहीं जानते हैं चौथ एंड सरदेशमुखी, तुरानी पार्टी का था। अब जाके हुसैन अली से मांगिए, हम आपको नहीं एक्सेप्ट किए। जैसे नहीं बोलता है यहाँ पर पाकिस्तान में भुट्टो के परिवार का दूसरा कोई होता है तो बोलते हैं हम शिमला एग्रीमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, जो किया है उनसे बात करिए। हम तो कहेंगे कि आप यूएनओ के सामने फिर जन्म संग्रह करवाइए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पता है कि नहीं शिमला एग्रीमेंट? तो वही वो कहने लगे कि भाई हमने तो आपको चौथ सरदेशमुखी हम नहीं देंगे। तो पहली चुनौती थी कि निजाम की शक्ति को तोड़ना, और फिर जो कोल्हापुर में अब शिवाजी द्वितीय मर चुका था कोल्हापुर वाले केंद्र में, उसका बेटा आ गया था शंभूजी द्वितीय। तो शंभूजी द्वितीय के समानांतर शाहू की स्थिति को मजबूत बनाना,
और विभिन्न मराठा सरदारों के समानांतर अपनी स्थिति को मजबूत बनाना। तो उसने देखा कि बहुत सारे मराठा सरदार मुगल दरबार में बैठे हुए षड्यंत्र कर रहे हैं, सिर फुटवल कर रहे हैं, षड्यंत्र और प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उनको लगा कि हम सबको उलझा देते हैं एक अभियान में। तो उसने निर्णय लिया कि हम उत्तर की तरफ अभियान करेंगे, दिल्ली की तरफ। उत्तर की तरफ जो अभियान का उसने निर्णय लिया तो बाकी मराठा सरदार डर रहे थे, और साहू भी कभी तो पुरानी धाक थी, उतने समय तक कैदी मुगलों का रह चुका था। अब साहू की मानसिकता समझ सकते हो कि एक बार उसने एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से विजय द्वार बनवाया था, और विजय द्वार का रुख दिल्ली की तरफ था। तो वो डर गया, उसे लगा कहीं मुगल बादशाह इसे अपनी चुनौती न मान ले, बस तुरंत उस द्वार को तुड़वा दिया। अब ये उत्तर की तरफ जा रहा है और बाकी मराठा सरदार कह रहे हैं कि भाई दक्षिण में ही अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, निजाम आ चुका है, ये हुआ है, और उत्तर की तरफ अभियान में जाएंगे तो फंसाने वाला काम वो कर रहा है, एक बड़ा खतरा होगा हमारे लिए। तो साहू भी थोड़ा भयभीत हुआ। उसने बाजीराव प्रथम से पूछा कि ये क्या हो रहा है, उत्तर की तरफ क्यों? तो उसमें बड़ा ओजस्वी भाषण उसने दिया कि स्ट्राइक स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेज वुड फॉल ऑफ देमसेल्व्स by directing our great efforts to Hindustan, the Maratha flag will fly from Krishna to attack. तो उसने कहा कि भाई जो इस सरे गले पेड़ की तने पर चोट करिए, इसकी जितनी भी शाखाएं हैं सब बिखर जाएंगी, हम मलेच्छों को बाहर खदेड़ने में कामयाब होंगे, और फिर यह दिन दूर नहीं है कि मराठों का झंडा कृष्णा नदी से लेकर अटक तक फहराने लगे। साहू भी बहुत प्रभावित हुआ। साहू उसको गलवाही डालते हुए कहा कि बेटे, मेरा विश्वास है कि अटक क्या तुम हिमालय पहाड़ पर भी झंडे फहरा सकते हो, जाओ। अब वो उत्तर की तरफ ऐसे बढ़ा, और जब बढ़ा हुआ गया तो सबसे पहले यहां पर उसने इस जगह पर मालवा था, तो मालवा में गिरधर बहादुर मुगल सूबेदार था, उसको उसने अमझेर की लड़ाई में 1729 में पराजित किया उसने। इससे पहले उसने एक काम यह किया था कि चूंकि निजाम बार बार कर देने से इनकार कर रहा था, उसने दो काम दक्षिण में कर दिए। 1728 में उसने पालखेर की लड़ाई में निजाम को पराजित कर दिया, और निजाम ने अंत में जब पराजित होने के बाद चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए तैयार हो गया। आपको बाजीराव वाली मूवी में थोड़ा उसको ड्रामेटिक ढंग से दिखाया है कि अचानक निजाम को घेर लिया है बाजीराव, या नहीं, वो सब तो खैर फिल्मी चीज़ें हैं, लेकिन उसने पालखेर के युद्ध में उसको पराजित किया था। तो बाजीराव तो निजाम ने चौथ सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया था, और 1731 में उसने कोल्हापुर के शंभू जी पर दबाव डाला। तो कोल्हापुर के जो शंभू जी है उसने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली, तो सतारा कोल्हापुर का विभाजन समाप्त हो गया। अब यहाँ आमझेर की लड़ाई में 1729 में उसने पराजित किया, क्योंकि वहां पर उसी समय उसने हिंदू पादशाही का जो नारा दिया, हिंदू साम्राज्य। तो कुछ जो मराठा राज्य है, कुछ जो राजपूत राज्य है, वो बड़े आंदोलित हो गए, बड़े खुश हो गए। उनको लगा कि अरे तो मराठा राज्य की साम्राज्य की बात कर रहा है, तो उनको उम्मीद कुछ जगी बाजीराव फर्स्ट से। तो उसमें सवाई जयसिंह हुआ करता था, मिजारा जयसिंह का उत्तराधिकारी। तो सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी पर नजर थी, और मालवा की सूबेदारी उसको मिली नहीं थी, तो बड़ा असंतुष्ट रह रहा था। गिरधर बहादुर को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। तो उसने इशारा कर दिया बाजीराव फर्स्ट को कि जरा मालवा को देख लीजिए। तो बाजीराव फर्स्ट ने मालवा पर आक्रमण करके और गिरधर बहादुर को पराजित किया, तो लज्जित हुआ, डिस्ग्रेस हुआ। और तब जब वो 1729 की घटना है, और फिर उसने गुजरात में एक की तरफ, हालांकि उसमें गुजरात तक तो पूरा नहीं गया है, लेकिन अब उसके बाद यहाँ बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड में उस समय एक राजपूत शासक हुआ करता था जिसका नाम था छत्रसाल। तो छत्रसाल को इस तरफ तुम देखोगे, गंगा जमुना जो दोआब है उसमें, तो यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पर बंगस पठान है जो छत्रसाल पर अटैक करके और उसको परेशान करता था। तो बंगस पठान की वो छत्रसाल ने उसे मदद मांगी थी, जो बाजीराव वाली मूवी में देखोगे, जो मस्तानी वाला जो एपिसोड देखा होगा। तो अपनी आर्मी लेकर वह बढ़ा और बुंदेलखंड की तरफ, और उसके बाद बंगस पठानों को बुंदेलखंड से खदेड़ दिया उसने। इस पर खुश हुआ छत्रसाल, और उसी में उसने कई झांसी, सागर, कालपी और विजयनगर, ये 4 क्षेत्रों की जागीर दी, और ये मस्तानी नामक मुस्लिम लड़की उसको भेंट में मिली थी। तो कहा जाता है कि शास्त्र और शस्त्र के प्रणेता बाजीराव प्रथम शराब और इसमें डूब गया, मदिरा पान में, और मांस भक्षण करने लगा। इसलिए उसका जो 40 वर्ष की अवस्था में डेथ हुआ, तो उसका एक कारण यह भी माना जाता है, हालांकि उसके तो पूरे घर में ट्यूबरक्लोसिस ही सबको हो जाता था, और उसमें ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज नहीं था, पेंसिलिन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ट्यूबरक्लोसिस में लोग मर जाते थे। उसका भी हुआ, उसका बेटा का भी हुआ, उसके पौत्र का भी तो वही हाल हुआ। सब तो 40-40 वर्ष में मरा है, 40-41 वर्ष में। लेकिन बताया जाता है कि भाई मस्तानी की संगति उसको रास नहीं आई। अब वाट एवर मे बी द रीजन, ये सब इतिहास में इसके लिए बहुत जगह नहीं है इन बातों के लिए। फिर वो उसके बाद वो
इसी समय सादत खान था। सादत खान ये अवध का, आप जानते हो कि सादत खान अवध का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो सादत खान थोड़ा बड़ी बड़ी बातें बोलता था। नादिर शाह वाला एपिसोड भी आपको बता चुका हूँ, कैसे नादिर शाह को इन्वाइट करके ले आया था। तो उसने बयान देना शुरू कर दिया कि अगर बाजीराव को हमसे मुकाबला होगा तब उसको हम युद्ध का मजा चखाएंगे। बस वो अपनी सेना लेकर बाजीराव प्रथम सीधे उसके क्षेत्र से बीचों बीच निकल गया सेना लेकर। अब वो नहीं उतर सका, सादत खान उसको रोक नहीं पाया, तो वो दिल्ली के दरवाजे पर गया बाजीराव फर्स्ट, लेकिन दिल्ली में नहीं घुसा। वो मुगल बादशाह को उसकी इज्जत सुपुर्द कर दी। कम से कम उसने दिल्ली में रुकने की हिमाकत नहीं की, बल्कि मुगल बादशाह को उसने कम से कम इज्जत सुपुर्द कर दी। यह एक बहुत बड़ी बात अपने आप में थी। और फिर आप देखते हो कि उसी समय जब मुगल बादशाह कोई विपत्ति में होता था तो उसको निजाम मुल्क आसफ जाह की याद आती थी। तो निजाम मुल्क आसफ जाह को मुगल बादशाह ने आमंत्रित किया। तो उसे निजाम मुल्क तो पालखेर की लड़ाई में पहले ही हार चुका था, लेकिन स्वामी का आदेश गया तो फिर एक बार वो एक्टिव हो गया। और 1738 में उसने भोपाल की लड़ाई लड़ी बाजीराव फौज से, लेकिन भोपाल की लड़ाई में पराजित हो गया फिर निजाम। तो फिर एक संधि हुई थी। उस संधि में यह तय हुआ था कि 50 लाख रुपए हर्जाना मिलेगा पेशवा बाजीराव प्रथम को, और इसके अलावा कहा था कि ये जो चंबल नदी और नर्मदा नदी के बीच का भूभाग उसे मिलेगा, और उसे मालवा की डिप्टी गवर्नरी भी मिलेगी। पैसे वैसे व्यवहारिक रूप में नहीं मिल सके। 1739 में उसने पुर्तगीजों पर हमला करके उसे सालसेट और बेसिन का क्षेत्र छीन लिया। तो इतना तक तो उसको सफलता मिली। उसके बाद वह और भी आगे कुछ कर पाता। और 1739 में जब नादिर शाह का अटैक हुआ इंडिया पर, तो उस समय उसके इन्वेजन के टाइम में उसने योजना बनाई थी कि हमें मुगल बादशाह के समर्थन में उतरना है और नादिर शाह का मुकाबला करना है, परंतु बीमार पड़ गया, युद्ध में नहीं उतर पाया और 1740 में उसका डेथ हो गया। अब उसका उत्तराधिकारी हुआ बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी कहा जाता था, जो 1740 से 61 तक उसका पेशवासिप रहा है, 21 वर्ष तक हो रहा है। तो बालाजी बाजीराव है, वो भी उत्तर की तरफ। बालाजी बाजीराव की नीति बाजीराव फौज से थोड़ी अलग ये थी, एक तरफ वो दक्षिण में कर्नाटक क्षेत्र में विस्तार करा और उत्तर में भी उसने अपने अभियान जारी रखे। तो उसके समय बहुत सारे मराठा सरदार थे, जैसे मल्हारराव होलकर और रघुनाथ राव और दत्तोजी सिंधिया, ये ज्यादा एक्टिव हो गए। वो बड़े महत्वाकांक्षी सरदार थे। तो मल्हारराव होलकर और रघुनाथ राव उत्तर की तरफ अभियान करने लगे। और वही समय है कि आपको याद होगा कि अफगानों का हमला उत्तर भारत पर शुरू हो गया था 1748 के बाद ही, और अहमद शाह अब्दाली उत्तर पर बार बार आक्रमण कर रहा था। वो भी दिल्ली की पर वर्चस्व अपना स्थापित कर रहा था। इधर से दक्षिण से मराठे भी गए और 1761 तक मराठों ने मालवा और गुजरात पर भी कब्जा कर लिया था। तो मराठों को काफी सफलता भी मिली थी। अब 1700 बताया जाता 1755 में जब वो एक इन्वेजन हुआ था अफगानों का, यानी अहमद शाह अब्दाली का, तो उसके बाद जो लौटा था तो एक राजनीतिक प्रबंधन करके अफगान यानी अहमद शाह अब्दाली गया था। उसने दिल्ली के बादशाह के रूप में आलमगीर द्वितीय को मान्यता दे दी और वजीर के रूप में वजीर के रूप में निजामुद्दीन जबीता खान को और जबीता खान इमादुल मुल्क जबीता खान को, और उसने मीर बख्शी के पद पर एक अफगान था जिसका नाम था नजीबुद्दौला, उसको स्वीकृति दे दी। और फिर वह लौट कर चला गया। पंजाब पर उसने कब्जा किया हुआ था, अपने बेटे तैमूर को उसने सूबेदार पंजाब का बनाया हुआ था। तभी मल्हारराव होलकर, रघुनाथ राव, दत्तोजी सिंधिया उत्तर में प्रकट हुए और ये जाकर दिल्ली में जाकर सबसे पहले नजीबुद्दौला जो उसका एजेंट था उसको खदेड़ दिया। फिर उधर से वो पंजाब की तरफ बढ़े, पंजाब में तैमूर को वहां से खदेड़ दिया और पंजाब पर कब्जा कर लिया। और पहली बार मराठों के घोड़े ने सिंधु नदी में पानी पिया। और बाजीराव प्रथम ने जो घोषणा की थी कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगा, फॉर टाइम बिंग वो फहरा गया। लेकिन जब ये सूचना अहमद शाह अब्दाली को मिली तो अहमद शाह अब्दाली तेजी से आगे बढ़ा और बढ़ते उसका रास्ता रोकते हुए दत्तोजी सिंधिया का डेथ हो गया, नहीं रोक पाया। मल्हारराव होलकर रघुनाथ राव को लगा कि हमसे केस नहीं संभल पाएगा, तो उसने बालाजी बाजीराव को सूचना दी। बालाजी बाजीराव ने उदगीर का महत्वपूर्ण विजेता था उसका भतीजा सदाशिव राव भाव, उसके अधीन एक बड़ी सेना भेजी। उसका नॉमिनल कमान विश्वास राव के पास था और वो सेना आई, लेकिन न तो राजपूतों का समर्थन मराठों को मिल सका, न जाटों का समर्थन। सूरजमल जाट ने भी उसको समर्थन नहीं दिया और कुछ सैनिक रणनीति भी गलत अपनाई गई। और सबसे बढ़कर मराठा सरदारों के बीच आपस में ही मतभेद था, क्योंकि पेशवा स्वयं था ब्राह्मण और बाकी होलकर और सिंधिया जितने थे सब गैर ब्राह्मण थे।
तो उनके बीच कहीं ना कहीं वो जातिवादी मतभेद भी था और सदाशिव रावभाव को अन्य मराठा सरदारों का समर्थन नहीं मिला। यही तुम समझ सकते हो, मल्हारराव होलकर ने यहां तक कह डाला, अगर यह पंडित युद्ध जीत गया तो हम लोगों से अपना धोती साफ करवाएगा। अब इस तरह की मेंटालिटी में, इसलिए जो अहमद शाह अब्दाली के पास बेहतर तोप खाने भी थे, पानीपत का थर्ड बैटल में मराठे नहीं टिक सके, ये बिल्कुल ही तोप के सामने उड़ गए और उसके तोप भी बड़े शानदार थे। 4-5 घंटों में मराठों का मतलब एक तरह से समझो तो पराजय हो गई और जितने भी मराठा महत्वपूर्ण नेता थे लगभग सब मारे गए। इसमें 2 ही घायल अवस्था में निकले थे, एक महादाजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। बाकी सदाशिव रावभाव, विश्वास राव सभी मारे गए। तब तक एक आर्मी लेकर बालाजी बाजीराव उत्तर की तरफ बढ़ रहा था मराठों का समर्थन करने, लेकिन उसे उसी समय पानीपत की हार की सूचना मिली तो वहीं से उसको लौट जाना पड़ा और फिर उसके बाद तो उसका डेथ ही हो गया। तो अब ये पानीपत के थर्ड बैटल के बारे में कहा जाता है क्योंकि अब इसमें सर देसाई एक मराठा इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि पानीपत के थर्ड बैटल में मराठों ने कुछ नहीं खोया सिवा अपने 14,000 सैनिकों के। तो इस पर सरजन्ना सरकार लिखते कि मराठा इतिहासकारों की परंपरा रही कि हमेशा वो पानीपत के युद्ध के प्रभाव को कम करके आंकते हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि सिवा 14,000 सैनिकों के इस युद्ध से 2 घायल अवस्था में नेता निकले थे, नाना फडणवीस और महादाजी सिंधिया। उन्होंने मराठों की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित कर दिया, जो तुम मॉडर्न में देखोगे। और फिर एक बार मराठे राजा निर्माता की भूमिका उत्तर में निभाने लगे। इसमें इन्होंने कहा कि देखिए, ये सही है कि मराठे फिर उत्तर भारत में राजा निर्माता की भूमिका निभाने लगे, लेकिन यह भी सही है कि उत्तर पश्चिम में फिर उनका दोबारा वर्चस्व स्थापित नहीं हो सका और मराठों की पूर्व स्थिति कायम नहीं हो सकी। और पानीपत के थर्ड बैटल के बारे में कहा जाता है कि इसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि हिंदुस्तान पर कौन शासन करने जा रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित कर दिया कि हिंदुस्तान पर कौन शासन नहीं करने जा रहा है, क्योंकि इसका मुख्य लाभ ब्रिटिश को मिलना था और सिख को मिलना था। तो बच्चे, ये हुआ तुम्हारा नैरेटिव पार्ट। अब तुम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पर थोड़ा नजर डाला है तुमने कि नहीं डाला है?